हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सी एस आर नेट 2020 लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो सी एस आर नेट 2020 के क्वेश्चन पेपर से हैं लाइफ साइंस के। तो पहला क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है, जिसमें पूछा गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट मैमलियन डेवलपमेंट, यानी कि मैमल्स के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमें ABCD दिए हैं और उसमें से हमें करेक्ट कम्बिनेशन स्टेटमेंट्स का बताना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि जो जाइगोट होता है वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। जाइगोट इज ए टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो जाइगोट टोटीपोटेंट होता है, बात सही है कि जाइगोट से हमारा सारी टाइप की सेल्स बनती हैं, इसलिए वो टोटीपोटेंट है। उसकी पोटेंसी सभी सेल्स को प्रोड्यूस करने की है, बॉडी की डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को, लेकिन वो स्टेम सेल नहीं है। तो पहला ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा कि हमारा जाइगोट है स्टेम सेल में नहीं आता है। तो ए ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा है द सेल्स ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट। तो ये बात सही है कि जो इनर सेल मास है, यानी कि जब जाइगोट डिवाइड होता है तो दो तरह की सेल या दो तरीके का पार्ट बनता है। एक इनर सेल मास है जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, और एक आउटर सेल मास जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। जो इनर सेल मास होता है वो प्लूरिपोटेंट है, यानी कि बहुत सारी सेल्स को वो बॉडी की प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम मेजोरिटी ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम प्लूरिपोटेंट कहते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट को। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल 2 में है, थर्ड में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी के बारे में अगर हमें पता नहीं भी है तो हम सिर्फ इजी स्टेटमेंट्स को देख के सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड करेक्ट होगा, पी एंड सी। सी क्या है और डी क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए एंड बी से हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। अगला है कोलेजन के बारे में क्वेश्चन है हमारा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर मेड टू डिस्क्राइब ए टिपिकल कोलेजन स्ट्रक्चर। कोलेजन हमारा जो कि एक प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारा एनिमल्स में। तो इसमें हमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला है कोलेजन हैज ए ट्रिपल हेलिकल डोमेन स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट अल्फा चेन। ये हमें पता है कि 3 अल्फा चेन से मिलकर अलग अलग बना होता है कोलेजन। और दूसरा है द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय आइसोप्रेनाइल बॉन्ड्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है कि जो कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स है, 3 जो हेलिक्स हैं अल्फा हेलिक्स, वो स्टेबलाइज्ड होते हैं आइसोप्रेनाइल बॉन्ड से, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हम बी को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा बी हमारा तीनों ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन सी एंड डी हमारा करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए सी एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडल ऑफ सक्सेशन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है 4 स्टेटमेंट दिए हैं मॉडल ऑफ सक्सेशन के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो हमें इनमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। पहला है इन इनहिबिशन मॉडल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। तो ये बात सही है कि जो इनहिबिशन है उसमें हमारा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, इसलिए तो वहाँ पर इनहिबिशन होगा। तो ऑप्शन ए को हम अभी करेक्ट मानते हैं। दूसरा है इन टॉलरेंस मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नीदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेजेज। ये बात सही है हमारा। उसके बाद है इन इनहिबिशन मॉडल कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन इज वीक, जो कि इनकरेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट करते हैं। तो हमने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया कि इनहिबिशन मॉडल में कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन वीक होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनहिबिशन है वहाँ पर अगर एक स्पीसीज दूसरे को इनहिबिट कर रही है तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हम ऑप्शन डी को देखते हैं। इन फैसिलेशन मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नीदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेज, जो कि इनकरेक्ट है अगेन। तो हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड
करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है कि फैसिलिएशन मॉडल में क्या होता है, जो बाद में सक्सेशनल स्पीसीज है उसे जो प्रीवियस स्टेज की स्पीसीज है ना तो इनहिबिट करती है ना ऐड करती है, जबकि सच ये है कि वो ऐड करती है, उसे हेल्प करती है आगे प्रोपोगेट होने में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी से या बायोमास प्रोडक्शन से अलग अलग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, पोलर ओशियंस में या टेम्परेट ओशियंस में। बेसिकली ओशियंस के बारे में दिया है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशियंस होते हैं वहाँ पर कैसा होता है, पोलर ओशियंस में कैसा होता है और टेम्परेट ओशियन में कैसा होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं जो कि अलग अलग ओशियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ए बी सी ग्राफ में। और यहाँ पे हमें जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास पता करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ए वाला ग्राफ है वहाँ पे पूरे साल भर में यानी कि जनवरी से दिसंबर तक बायोमास एक तरीके से ही बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो साल भर घट रहा है, बढ़ रहा है तो साल भर बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पर जो सीजनल वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है, जो कि हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, यानी कि ट्रॉपिकल ओशियन में भी। तो हमारा जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रॉपिकल ओशियन को, क्योंकि वहाँ पर सीजनल वेरिएशन काफ़ी कम है। सिमिलरली जो ऑप्शन बी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा पोलर ओशियन को, क्योंकि वहाँ पर जो मिड टाइम है पूरे साल का मिड वाला है वहीं पे हमारा प्रोडक्टिविटी होती है। बाकी अदर जो पूरे साल का टाइम है वहाँ पर डार्क पीरियड रहता है, धूप नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा, जहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए बायोमास हाईएस्ट होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन का, तो ऑप्शन बी हमारा पोलर ओशियन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऑप्शन सी जो टेम्परेट ओशियंस हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है फिर थोड़ा कम होता है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा टेम्परेट ओशियन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखना भूल गया कि हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी सेम तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखे नहीं, मैं भूल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये प्योर बॉटनी से है वाला क्वेश्चन, इंडिविजुअल बिलोंग टू द फॉसिल जनरा कैलेमाइट्स। तो ये इसमें हिंट दिया है एक तो कैलेमाइट्स, तो कैलेमाइट्स देख के अगर आपने बॉटनी पढ़ी है तो आपको स्पिनोप्सिडा के अदर मेंबर याद आएंगे, जैसे कि हाइमेनोफिलम या इक्विसिटम, इस तरीके से। तो कैलेमाइट्स से है एक यहाँ पर हिंट दिया है। दूसरा यहाँ पे कैरिनल कैनाल दिया है कि जो कि हमें इक्विसिटम के स्टेम का सेक्शन काट करने में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इजीली हम गेस कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर हम उस यंग स्टेम का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें इनमें से कौन सा प्लांट मोस्ट सिमिलर उससे मिलेगा, तो हमें स्पिनोप्सिडा के मेंबर ये मिलेंगे, जैसे कि कैलेमाइट्स और इक्विसिटम में हमें कैरिनल कैनाल देखने को मिलेगा। और बाकी अदर करेक्टर जैसे कि राइजोम, सबटेरियन राइजोम इसमें दिया है, स्टेम जिससे राइज होता है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से है। चार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, इंट्रोग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें से सबसे इजी टर्म कन्वर्जेंस आपको पता होगा, जो कि जिसके रिजल्ट से हमें एनालॉगस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पे कन्वर्जेंस होता है वो एनालॉगस ऑर्गन की वजह से होता है, या ऐसे ऑर्गन जहाँ पर कन्वर्जेंस की प्रोसेस होती है उसे हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, और ऐसे इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हम इजीली जानते हैं कि ऑप्शन बी कन्वर्जेंस में क्या होता है, टू और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स एक्वायर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो अलग अलग ग्रुप जैसे कि मैमल और कुछ इंसेक्ट, या मैमल और कुछ बर्ड्स जैसे कि उनके विंग्स उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं लेकिन वो डिस्टेंटली रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी यानी कि कन्वर्जेंस हमारा इससे मैच होगा फोर्थ से, जहाँ पे हमें मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप में सिमिलर करेक्टर का एक्विजिशन मिलता है। तो हमारा बी का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से है, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, एडेप्टिव रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ड्राइवन बाय इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम स्टेटमेंट को छोड़ भी दें तो अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, ऑप्शन बी, एडेप्टिव रेडिएशन इज द डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टेक्सा इनटू डिफरेंट निशेज। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
एक ही जो हमारा ऑर्गेनिज्म कोई है वो ही अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्ज होता है, तो अनरिलेटेड यहाँ पर टैक्सन नहीं होगा, क्योंकि जो डार्विन की फिंचेस थी उसमें क्या है कि एक बर्ड की स्पीसीज है वो अलग अलग बर्ड की स्पीसीज में डाइवर्ज हो गई, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ऑप्शन सी है एडेप्टिव रेडिएशन इज रेयर ऑन आर्चिपेलागोज रिमूव्ड फ्रॉम द मेन लैंड, जबकि ऐसा नहीं होता। एडेप्टिव रेडिएशन जो डार्विन की फिंचेस थे वो गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग आर्चिपेलागोज पे ही हमें देखने को मिला था, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे अपने आप करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड डी। उसके बाद है द फॉलोइंग आर ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे कुछ करेक्टर दिए हैं, जैसे कि द बॉडी इज यूजुअली स्ट्रीमलाइंड, सम हैव स्पिंडल शेप्ड और एलोंगेटेड बॉडी। उसके बाद दूसरा करेक्टर दिया है द बॉडी इज कवर्ड विथ थिक सीटेड स्केल्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। उसके बाद है दे मे बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओविपेरस और ओवोविपेरस। उसके बाद है द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द ब्रेन एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो यहाँ पर एक हमें हिंट मिलता है कि ये 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, एन एमनियोट में, यानी कि हमें रेप्टाइल में नहीं देखने को मिलेंगी, बर्ड्स में भी नहीं, मैमल्स में नहीं, यानी कि मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल से नीचे को हमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिलती हैं। अगला है ऑल ऑफ देम आर ओविपेरस एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ द क्लास पाइसेस, यानी कि फिशेस की जो क्लास है उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन लगभग ठीक हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख रहे हो कि सिमिलर हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन सी में कह रहा है दे में बी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, तो हम जानते हैं कि जो फिशेस हैं वो हर्बीवोर भी होती हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन या छोटी एल्गी को भी खाती हैं, और कार्निवोर यानी कि अदर फिशेस या अदर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट को भी खाती हैं, और ये ओविपेरस भी होती हैं, ओविपेरस भी, ऑप्शन सी करेक्ट है। जबकि वहीं पे हमें ऑप्शन ई में क्या दे दिया, ऑल ऑफ देम आर ओविपेरस एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो सभी ओविपेरस नहीं होती हैं और सभी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो नहीं करती हैं, तो हमारा ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम ऑप्शन ई को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन सेकेंड एंड फोर। तो ऑप्शन सेकेंड में है ए बी डी और ए बी सी डी, यानी कि सी हमें अब देखना है कि करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, दे में बी हर्बिवोर्स, कार्निवोर, ओविपेरस, ये सही है हमारा, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट ई, ई को छोड़ के हमारे सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। उसके बाद है ये कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन है। पहला है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर देते हैं। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, जो क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ रिलीज होते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रोलैक्टिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट में एक केवल ऑप्शन फोर्थ में ही है बी, तो सी हमारा ऑल्सो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर केवल दो स्टेटमेंट के बेस पे निकल गया आंसर, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिंथेसाइज होता है। बाकी हमारे तीन स्टेटमेंट भी क्या हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी हैं, हमें ऑप्शन ए एंड बी से हमारा क्वेश्चन मिल गया है आंसर। उसके बाद अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर मेड टू एक्सप्लेन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट दैट अकर थ्रू एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांससेलुलर रूट्स इन प्लांट्स, तो तीन तरीके का होता है, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांससेलुलर, जो कि वैक्यूल से होता है ट्रांससेलुलर वाला।
तो हम पढ़ते हैं, पहला है इसमें एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू सेल वॉल, जो कि सही है। दूसरा है एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन्वॉल्व प्लाज्मोडास्मेटा, तो सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट में हमारा प्लाज्मोडास्मेटा इन्वॉल्व होते हैं, ना कि एपोप्लास्ट में। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हम ऑप्शन सेकेंड को क्या एलिमिनेट करेंगे पहले। तो ऑप्शन सेकेंड जब हम एलिमिनेट करेंगे, बी वाला हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बी हमारा तीनों में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा अपने आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम जल्दी से बस देख रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पूछा गया है, द डायग्राम A to D बिलो शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जो कि लिगेंड में हमें दिखाया गया है, जैसे कि अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन 4 डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स सच एज डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, टर्सरी एंड क्रिटेशियस। यानी कि 4 ग्राफ हमें यहाँ पे इस तरीके से दिए हैं, आप देख रहे हैं 4 ग्राफ यहाँ पे दिए हैं, और उसमें अबंडेंस दिखा है कि कौन से एरा में हमारा कौन से पीरियड में हमारा कौन से टाइप के प्लांट्स ज़्यादा अबंडेंट थे या लो उनका अबंडेंस था। तो हमारा जो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो एंजियोस्पर्म को हम देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म को हमारा इस तरीके से डॉट डॉट से इस वाले से रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, बस इन दोनों में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी में हमारा एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कब थे, अभी रिसेंट वाले में। रिसेंट वाला पीरियड क्या चल रहा है हमारा, क्वार्टरनरी। रिसेंट वाला पीरियड हमारा क्वार्टरनरी नहीं, बल्कि इन्हें टर्सरी तक ही दिया है, क्वार्टरनरी उसके बाद का है। तो हमें टर्सरी ऑप्शन ढूंढना होगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में टर्सरी हमारा ऑप्शन सेकेंड में है केवल यहीं पे, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अदर को मैच कर लेते हैं, जैसे कि उससे कम हमें कब देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा हैं, और उससे कम हमें ए में देखने को मिलेंगे, यानी कि क्रिटेशियस में उससे पहले। टर्सरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया है, और ए यानी कि क्रिटेशियस में जब ओरिजिन उनका हुआ था उससे थोड़ा कम। और बी वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवोनियन को, क्योंकि बी में हमारा क्या है, कुछ हमारे अर्ली वेस्कुलर प्लांट दिखाए गए हैं, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर हैं, और कुछ यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को भी दिखाया गया है, यानी कि डिवोनियन पीरियड में हमारा अर्ली वेस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ था। और हमारा जो डी है वो कार्बेनिफेरस पीरियड को दिखाता है, जहाँ पे क्या हमारा डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे आप टेरिडोफाइट्स को, यहाँ पे आप जिम्नोस्पर्म को दिखाएंगे, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स को, यानी कि ज़्यादा हमारे टेरिडोफाइट्स थे और कुछ हमारे जिम्नोस्पर्म थे। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कुछ और वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस को लाऊँगा, इजी क्वेश्चंस को। ये बेसिकली हमारा बॉटनी और जूलॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।